हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली एमसीक्यूज डिस्कशन को लेकर। आप सभी को जो डेली कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन नज़र आता है, उसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आज हम आए हैं, जो पिछले एक वीक में या 10 दिन में हमने पूछे हैं। आपके कमेंट रेगुलर बेस पर हम देख रहे थे कि सर इनका उत्तर भी दे दें, तो लेकिन हमारी प्लानिंग यह थी कि वीकेंड पर आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर मैं आया हूं, ताकि एक वीकली एमसीक्यू डिस्कशन भी आपके साथ किया जा सके। इन जो क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दिए जाते हैं, उनका मकसद यह होता है कि आप किसी टॉपिक को करंट अफेयर्स की नज़र से देखें और यह देखें कि करंट में वह इम्पोर्टेंट है और आप उसे पूरी तरह से सर्च करके अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि वह टॉपिक आपके प्री ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा मकसद यह है कि इस तरह की पहल से आप चीज़ों को सर्च करके पढ़ना सीखें, ताकि आपकी एक नई संस्कृति, सर्च करना, किसी टॉपिक को सर्च करके पढ़ना हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए इसी मकसद से यह पहल हमने शुरू की थी। तो बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि सर इनका डिस्कशन लाइए, तो हम उसके डिस्कशन पर आज बात करने वाले हैं। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन जो था, विशेष विवाह अधिनियम 1954 दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को विवाह करने की अनुमति देता है। देखिए, इस वीडियो में हमारा मकसद ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर दिया जाए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने इस टॉपिक को, जब यह क्वेश्चन आपसे किया गया तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को विवाह करने की अनुमति देता है। हम देखते हैं कि भारत में पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के अलग अलग बने हुए हैं। जैसे अगर कोई मुस्लिम विवाह का बात है तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, हिंदू विवाह की बात है तो हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, उसी तरह से ईसाई विवाह की बात है तो ईसाई पर्सनल लॉ के अंतर्गत है। लेकिन अगर दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान हो, इसके लिए लाया गया था विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो यह क्वेश्चन, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से, देखिए जो प्री में हम गलती करते हैं ना, उस तरह से ये स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की गई थी। भारतीय संविधान में विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 21 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के अधिकार को, अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को भी मान्यता दे रखी है। लेकिन क्या हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है? क्या एक अलग से आर्टिकल बनाया गया है कि विवाह करने का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार होगा? तो स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि स्पष्ट रूप से बात कर रहा है तो यह नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसे गलत कहते हैं और हमारा आंसर होता है केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने अपने पुरस्कार घोषित किए थे कुछ लोगों के लिए। तो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। बिल्कुल करेक्ट बात है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान एक बार में अधिकतम 50 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम एक बार में यह सम्मान 40 लोगों को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 30 वर्ष की आयु तक के उत्कृष्ट युवाओं को
संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह बात सही है कि युवा लोगों को जो नाटक में, नृत्य में और संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन यह जो आयु है यह 30 वर्ष ना होकर 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो हमसे सही कथन का चयन करने की बात कह रहा है। केवल एक युग्म सही है, 2, 3 या सभी सही है। तो हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। तो हम कहेंगे कि केवल 2 युग्म सही है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करता है, हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की एक नया अभियान शुरू किया है। नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह बात बिल्कुल सही है। जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया है, इसे एक राष्ट्रीय अभियान हर वर्ष मनाने की कोशिश की जाएगी, एक अभियान के तौर पर चलाने की कोशिश करेंगे और लैंगिक जो अलग अलग लैंगिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसे इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था, लिंग आधारित हिंसा। जो हम लैंगिक हिंसा की बात करते हैं, लिंग के आधार पर वायलेंस की बात करते हैं, वह इस बार उसके बारे में जागरूकता हमें फैलानी थी। तो यह बिल्कुल सही बात है कि एक वार्षिक अभियान होगा और हर साल अलग अलग लैंगिक मुद्दों को इसमें कवर किया जाएगा, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, यह 6 सप्ताह का अभियान है जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने तथा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार करता है। यह बात तो ठीक है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार करता है, लेकिन यह 6 सप्ताह का नहीं है, यह 4 सप्ताह का यानी कि 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान है। तो यहां पर क्योंकि यह 6 नहीं है, यह 4 है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जब 2 गलत हो जाता है तो आप सी डी सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, यहां पर नहीं होगा, और बी को भी गलत कर सकते हैं। यानी आपका उत्तर आपको मिल गया 1 और 3। हमने बात कर ली। इस वर्ष इस अभियान का जो थीम है या टारगेट है वह है लिंग आधारित हिंसा को लेकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है मीथेन हाइड्रेट को लेकर। देखते हैं, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो समुद्र के अधस्थल में और जो टुंड्राज होते हैं, जो बर्फीला एरिया, जो हम ध्रुवों की बात करते हैं, वहां पर इस तरह के निक्षेप पाए जाते हैं मीथेन हाइड्रेट के। तो क्योंकि ये चीजें गर्म होना शुरू हो गई तो और वहां पर जब वार्षिक तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है कि यहाँ से मीथेन का निर्मुक्त होना शुरू हो जाए। तो यह बात बिल्कुल करेक्ट है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्री अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। सही बात है, ये यहीं पर इनका निवास है। वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि हमारा मकसद है आप टॉपिक को सर्च करें और उसे कवर करें, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्लोज इसे यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगली बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आपको पता है भारत में जो डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अब लॉन्च होने की लिए तैयार है, तो उसे टेस्ट करने के लिए, किसी भी योजना को टेस्ट करने के लिए कि यह कितनी सफल है, कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत छोटे स्तर पर उस योजना को लागू किया जाता है और देखा जाता है कि उसके परिणाम किस तरह के हैं। तो RBI ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है डिजिटल रुपया को लेकर। देखते हैं क्या कह रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों को कवर करेगा, जहां ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपये का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें सब कुछ सही है सिवाय एक शब्द के, और वह शब्द है कोलकाता। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है 4 शहरों में लॉन्च किया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। तो यहां पर कोलकाता नहीं था, भुवनेश्वर था, इसलिए यह स्टेटमेंट आपको गलत करना पड़ेगा। और जब फर्स्ट को आप गलत कर देते हैं तो आपके 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और बचता है 2 और 3 सही हैं। सही पूछ रहा है तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। RBI केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। सही बात है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। यह भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेमेरू ज्वालामुखी की बात हो रही है। सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, और फैक्ट है तो सही है, यहां पर कोई भी गलत नहीं है। इंडोनेशिया विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या वाले देशों में से एक है। तो यह भी क्योंकि द्वीपीय राष्ट्र है और द्वीपों पर उनका निर्माण ही इस तरह से ही होता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे ज्यादा मात्राएं इंडोनेशिया में है। इस तरह से हम इसे करेक्ट मान सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको ध्यान देना है, यहां पर गलत का चयन हमें करना है। ई-संजीवनी देश के डॉक्टरों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है। ई-संजीवनी एक फैसिलिटी है जिसमें दूर से टेलीमेडिसिन, दूर से जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बहुत दूर है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं और हमारी परेशानियों के बारे में समाधान पाते हैं। ई-संजीवनी देश के डॉक्टरों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्षता परामर्श का विकल्प प्रदान करती है। जो हम प्रत्यक्ष परामर्श डॉक्टरों से करते हैं उसका विकल्प प्रदान करती है ई-संजीवनी। करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है, तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि गलत बताइए। गलत तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ना कि जल्दबाजी में हम सी को अपना ऑप्शन बना लेंगे। ऐसी बात हमें नहीं करनी है, वरना हमें आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगली बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उसे जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जन्म से यह वाली बात गलत है, वरना भारत का नागरिक होना तो जरूरी है। इसलिए हम इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बाद भारत का तीसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो अगर आपको हायरार्की पता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद आता है और प्रधानमंत्री थर्ड पर आता है, पहला, सेकंड और थर्ड। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल
होते हैं। तो अगर आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पता नहीं है और कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, तो ये चीजें आपको पता रखनी चाहिए। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, हमसे सही पूछ रहा है, हम कहेंगे केवल 3 यहाँ पर सही है। ये हमारे पिछले जो भी कम्युनिटी पोस्ट पर आए हुए क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है, उनके उत्तर हमने आपके सामने रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित करूंगा इस सजेशन को लेकर, क्या कम्युनिटी पोस्ट पर डाले गए क्वेश्चंस का आंसर डिस्कशन इसी तरह से किया जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि किसी और तरह से यह आंसर बता दिए जाए ताकि आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। तो अगर आपको कोई और तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है तो कमेंट करके बताइए कि सर इस तरह से हमें आंसर दिया करें। वरना हमारी प्लानिंग यह है कि आप जब क्वेश्चन आपके ऊपर आपके पास आए तो आप उस टॉपिक को पूरी तरह से सर्च करके कवर करें और वीकेंड पर हम आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दिया करें। तो जो भी आपके सजेशंस रहेंगे उन पर काम करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।